नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राजस्थान में पेपर लीक का जिन बोतल से यूं निकला है कि वापस बोतल के अंदर जाने का मानो नाम नहीं ले रहा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों तरफ के लोग मानो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के मंत्री लोग हैं जिनको आपने कई बार शायद कहते हुए सुना होगा कि प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने तो मानो ठान ली हो, मानो एक तरफ से कह दिया हो कि सुनो मेरी बात, जानो मेरी बात, मानो या ना मानो मेरी बात, पर ये एक के बाद एक उन परीक्षाओं का नाम है जो कि राजस्थान में पिछले कुछ समय में लीक हुए हैं। उनके मुताबिक जो एक विडंबना सामने आई वो ये है कि उन्होंने इसके लपेटे में क्या कांग्रेस के कार्यकाल को भी ले लिया। कह दिया कि पिछले 12 साल की सीबीआई जांच अगर हो गई तो सरकार चली जाएगी। सुनिए एक बार के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद आगे की कहानी सुनाऊंगा। सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण फैलते रहो, अरे काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ये यहाँ सुनने का मादा रखो। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आओ, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आओ, शेख कावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आओ, भरतपुर जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर आओ, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आओ, आरयू एटेक का पेपर आओ, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आओ, नवगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर है वो आओ। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वो आईएमडी यूनिवर्सिटी में तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आओ, रीट परीक्षा 2016 पेपर आओ, रीट परीक्षा 2015 पेपर आओ, आरएस प्री 2013 पेपर आओ, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आओ, आरडीएस परीक्षा पेपर आओ, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आओ, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आओ, इनके पेपर आओ, हमारे यहाँ भी पेपर आओ, वसुंधरा जी की जांचें कराओ। रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता, हम सबको मिलकर के इन देखिए 2017, 16 और 15 में तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे तब की मुख्यमंत्री थी। पर आपने अगर सुना तो वो कह रहे थे कि इनके समय में पेपर आउट, हमारे समय में पेपर आउट। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को लपेटने के चक्कर में कहीं अशोक गहलोत को तो नहीं लपेट रहे गोविंद सिंह डोटासरा? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आपको शायद याद होगा कि सभी की जांच होनी चाहिए, सारे कार्यकालों की जांच होनी चाहिए, और चाहे उनके समय में रहे हो या फिर अपने समय में रहे हो, अगर पेपर लीक हुए हैं तो तह तक जाकर मगरमच्छों को, बड़ी मछलियों को पकड़ना जरूरी है। ये किसने कहा था 2023 में, 2022 में? शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये बात कही थी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। तो क्या पेपर लीक के नाम पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है? क्या साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को समझ में आ रहा है कि भविष्य का नेता कौन है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा मान चुके हैं कि जो बीत चुका वो समय चला गया है और जिसका समय आने वाला है उसके साथ खड़े होते हुए, उसके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आना उनके लिए ना केवल एक राजनीतिक तौर पर एक्सपीडिएंट मूव है, पर कहीं ना कहीं समय का तकाजा शायद गोविंद सिंह डोटासरा को लग रहा है।
गोविंद सिंह डोटासरा मुझे नहीं लगता वो समय भूले होंगे जब शिक्षा मंत्री रहते हुए उसी बिरला ऑडिटोरियम के मंच से अशोक गहलोत ने किस तरह से उनकी किरकरी करने की भरपूर कोशिश की थी। किस तरह से टीचरों से पूछा गया था कि क्या पैसा मांगा जाता है, जब गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर उनके पास में मौजूद थे वहां पर। तो क्या अब गोविंद सिंह डोटासरा को लग रहा है कि समय आ गया है किस तरह से सूद समेत जवाब दें? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि देखिए पेपर लीक अगर हुए हैं तो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी को पूरी स्वतंत्रता से जांच करनी चाहिए। जिस तरह से बार बार बड़े मगरमच्छों की बात तो की जाती है पर पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो क्या अगर पेपर लीक हुए हैं तो केवल छोटे स्तर पर हुए हैं? क्या बाबूलाल कटारा और डीपी जारोली जैसे लोग, क्या उनके तार ऊपर के लेवल पर नेताओं के साथ तंत्र के अंदर बड़े लेवल पर नहीं जुड़े हुए थे? कैसे इन लोगों को सेंधमारी करने का मौका मिल गया? ये बड़े सवाल हैं, और सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि प्रदेश का युवा आज की तारीख में जो बेहाल है, जो बेरोजगार है, जो नौकरी की तलाश में कहीं ना कहीं उम्मीद को खोते जा रहा है। मैंने आज कुछ युवाओं से बात की जो कि नर्सिंग विभाग से हैं, यानी कि नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, पर नौकरी को लेकर इस तरह से बेतहाशा तरीके से उम्मीद को खोते जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो परमानेंट जॉब्स के लिए परीक्षाएं नहीं करवा रही है और संविदा पर ठेके दिए जा रहे हैं नौकरियों के लिए, और ठेकेदार जो हैं वो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उसमें लाखों रुपए लेके अपने जान पहचान के लोगों को लगा रहे हैं और उनको बाद में बैकडोर की तरफ से परमानेंट किया जा रहा है। अगर ये खेल चल रहा है तो सोच कर देखिए किस तरह से वो युवा जो कि 22 साल का है, 21 साल का है या 25 साल का है। एक युवा ने मुझे आज कहा कि 3 साल से वो बेरोजगार है। 3 साल की बेरोजगारी का दंश आप समझ सकते हैं। जिनके माँ बाप आज मान लीजिए 60 साल के हैं या 59 साल के हैं, और वो हो सकता है आने वाले समय में जब 65-70 साल के हो जाएंगे तो किस प्रकार से उनके जो बच्चे हैं वो उनका दर्द संभाल पाएंगे अगर वो आज काबिल नहीं बन पा रहे हैं। आज उनके पास एक अदद नौकरी जो कि उनके घर को सही ढंग से चला पाए, वो नौकरी तक की इस व्यवस्था ने उनको इस कदर चोट पहुंचाई है कि उनको एक नौकरी तक की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से राजस्थान में खूब राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है ओरन और खेजड़ी को लेकर। शियो के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने यह मुद्दा आज से कई महीनों पहले उठाया था, और अब इसमें कौन कूद चुका है? इसमें कूद चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है, और ट्वीट में क्या कहा है, किस तरह से एक तरह से बीजेपी में अलग थलग पड़ चुकी वसुंधरा राजे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कई बार कोशिश करने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व उनको समय नहीं दे रहा, उनसे मिलना नहीं चाह रहा, दिल्ली में उनसे बात तक नहीं करना चाह रहा। क्या वसुंधरा राजे इस तरह से अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही हैं? देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसमें लिखा है, खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं, यह हमारे लिए देव वृक्ष है जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है। मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। जिसकी हम पूजा करें उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा है, राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और ओरण गोचड़ भूमि को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूं। हैशटैग में बीकानेर लिखा है, हैशटैग में ओरन्स लिखा है और हैशटैग में जैसलमेर लिखा है।
बीकानेर और जैसलमेर में खेजड़ी और ओरन को लेकर आक्रोश है। क्या प्रगति के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर जो इस प्रदेश की दशकों से नहीं सदियों से चली आ रही व्यवस्था को उजाड़ दिया जाएगा? क्या कुछ फैक्ट्रियां लगाने के नाम पर, क्या कुछ रोजगार देने के नाम पर खेजड़ी, जो कि माना जाता है कि एक प्राकृतिक तौर पर इकोसिस्टम को संरक्षित रखने में बेहद मददगार साबित होती है, उसको लेकर क्या केवल कुछ प्रोग्रेस के लिए, कुछ प्रगति करने के लिए इतना इस बेकदरी से उसका उजाड़ने की जो कवायद है, क्या उसको किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? पर बड़ा सवाल यह है कि ये नेता जो हैं, ये अब क्यों इस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसको लेकर साफ तौर पर न केवल वसुंधरा राजे पर आज विधानसभा में भी ये मुद्दा छाया रहा, और दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो कर डाला है। बीकानेर के बारे में लिखा है इसमें, पर साफ तौर पर ये नजर आता है, ये समझ में आता है कि मुद्दा तो बड़ा है, पर लोग जो हैं उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब उनको सही लग रहा है, अपनी राजनीति चमकाने के हिसाब से या अपनी आप को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रेलिवेंट रखने के लिए उसको उठा रहे हैं। चलिए बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर का एक बड़ा गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम जो नहीं ले रही है, वो है साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को कई दिन बीत चुके हैं। उनकी मौत 28 जनवरी को हुई थी और आज 4 फरवरी हो चुकी है। 4 फरवरी तो हो चुकी है, पर मौत की गुत्थी ऐसी है जो कि सुलझी नहीं है, या फिर क्या उसको और जटिल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्यों अभी तक ये जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है? क्यों पूरी तरह से ये साफ नहीं किया जा रहा कि क्या साध्वी प्रेम बाईसा की शरीर में जहर घुला हुआ था? क्या उनकी मौत जहर की वजह से हुई है? पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना दी है, पर यह साफ नहीं कर रही है कि उस टीम ने अभी तक क्या कुछ पाया है, क्या कुछ उसकी अन्वेषण में अभी तक सामने आ पाया है। छवि शर्मा एसीपी के नेतृत्व में टीम तो बन चुकी है, पर वो टीम क्या कर रही है? क्या उसके ऊपर प्रेशर है? जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की, वो कई सवाल खड़े करता है। मैं जोधपुर में मौजूद था कुछ दिन पहले, और वहां पर कई प्रकार की बातें कही जा रही थी। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता की क्या भूमिका थी? क्या वो शक के घेरे में हैं? क्या उनके ऊपर पुलिस को संदेह है? वो कंपाउंडर जिसने उनको पुलिस के मुताबिक कई इंजेक्शंस दिए, सुरेश वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा था उनको सीपीआर दिया, ये तमाम लोगों की क्या कुछ भूमिकाएं थी? और अभी तक ये गुत्थी क्या पुलिस सुलझा नहीं पा रही है, सुलझाना नहीं चाह रही है? क्या कोई इस पूरे मामले को लेकर इस तरह से कोशिश कर रहा है कि समय बीत जाने के बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? हालांकि साध्वी प्रेम बाईसा के साथ क्या हुआ था, इस बारे में जानने की लोगों को रुचि है, और उनको पता लगना चाहिए कि क्या इस मौत के पीछे कोई षड्यंत्र शामिल था या नहीं। शांति धारीवाल की बात करूंगा किस तरह से आज शांति धारीवाल फिर चर्चा में रहे। शांति धारीवाल के बोल एक बार फिर से विधानसभा में बुरी तरह से बिगड़ गए। जो कुछ उन्होंने बोला, ना तो मैं उसको दोहराऊंगा, ना ही उनका जो वीडियो है वो यहां पर चलाया जाएगा, पर आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने पहले जो बोला था, और उसके बाद जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने कह दिया कि मैंने तो साले मोहम्मद को
बोला था, और एक बार फिर से जिस तरह से उनके बोल बिगड़े हैं वो बताता है कि समय भले ही बीत जाए पर शांति धारीवाल सुधरने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। अंत में बात करना चाहूंगा इस बुलेटिन में राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज केंद्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में छाए रहे। जिस तरह से उन्होंने एक किताब को सामने लेकर आए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूर्व जनरल नरवाने की द्वारा लिखी हुई किताब है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय सरकार उस किताब को रिलीज नहीं होने दे रही है और चाइना के संदर्भ में राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के गलियारों में एक हलचल सी मची हुई है। क्या सरकार बेचैन है? क्या राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से चौतरफा हमला बीजेपी कर रही है उसको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्या कोई डर है कि राहुल गांधी जिस तरह से मुखर हैं, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हैं, राहुल गांधी जिस तरह से इस बात को उठा रहे हैं उससे उनकी पैठ कुछ कम होगी। हालांकि यूएस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बेहद अपने आप की पीठ ठोकने में लगी हुई है, पर राहुल गांधी ने जिस तरह से पूर्व जनरल नरवाने का मुद्दा उठाया है, उनके द्वारा लिखा हुआ तथा कथित तौर पर चाइना को लेकर जो बयान उन्होंने सदन में सार्वजनिक किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार विचलित तो हुई है। जिस तरह से कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की कई नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को सदन के अंदर घेरने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण नहीं होने दिया गया। कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक हुई है वो आमने सामने की जंग जो है वो राजनीतिक तौर पर लड़ने को लेकर इस मुद्दे पर कमर कस चुकी है और वो ये भी कह चुकी है कि सरकार को बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रेशर के अंडर आकर इस तरह की अमेरिका के साथ ट्रेड डील को साइन किया है उन्होंने, और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में अडानी का मुद्दा आया था उसको लेकर प्रेशर में है और एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अमेरिका के प्रेशर के अंडर में है और उसकी वजह से ये डील साइन हुई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डील की बात हो रही है उसको लेकर भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को या फिर पीयूष गोयल को जो कि मंत्री हैं उनको साफ तौर पर पूरी डिटेल में बताना चाहिए कि भारत को इस पूरी डील में अमेरिका की तरफ से क्या कुछ मिल सकता है और इस डील की वजह से भारत को क्या कुछ देना पड़ सकता है अमेरिका को। वो सारी डिटेल्स जो हैं, जो भी इस पूरे डील के फाइनल पॉइंट्स हैं, अगर जब ये इंक हो जाती है तो वो बताए जाने चाहिए और उस पर पूरी तरफ से पारदर्शिता बरतनी चाहिए। नहीं तो इसको लेकर कई प्रकार के कयास और कई प्रकार की आशंकाएं, भले ही वो किसानों को लेकर हो, भले ही वो ऐसे वर्गों को लेकर हो जो कि इकोनॉमिकली कमजोर तबके से आते हैं, वो तमाम कयासें और तमाम आशंकाएं बनी रह सकती हैं। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।